फिलहाल के लिए एसबीआई ने टैग कर दिया है आरकॉम को फ्रॉड। ये हर अखबार की, बड़े अखबार की खबर बनी हुई है। एसबीआई क्लासिफाइड रिलायंस कम्युनिकेशन लॉन एज फ्रॉड, अनिल अंबानी टू आरबीआई। ये सारी की सारी जो न्यूज आप देख रहे हैं फ्रॉड से रिलेटेड है। फ्रॉड कैसे हुई इसको समझाने के लिए थोड़ा हम इसका इतिहास जानेंगे और इस कंपनी के बारे में जानेंगे। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में एसबीआई की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बारे में ही आज चर्चा हो रही है कि एसबीआई ने अपने आप से इन्फॉर्म किया है आरबीआई को और इनको कि साहब इन्होंने 31,580 करोड़ का लोन फ्रॉड किया है। 31,580 करोड़ का जो ये लोन फ्रॉड है, ये हुआ कैसे, आज के सेशन में हम बताने का प्रयास करेंगे। मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी जो कि मार्केट के अंदर सर्विसेज देती रही, उसने 2019 में बैंकरप्सी फाइल कर दी थी, अर्थात 2019 से ये दिवालिया है। कंपनी अभी फिलहाल काम नहीं कर रही है। ऐसे में कंपनी को डिफंक्ट करने का तो जानकारी मई 2018 का है, लेकिन टेक्निकली 2019 से कंपनी अपने आप को कह चुकी कि साहब हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम काम नहीं करते। हालांकि एक टाइम था जिस समय भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिकेशन कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन हुआ करती थी। धीरू भाई अंबानी के दो पुत्र मुकेश और अनिल, इनमें से अंबानी परिवार ने, मतलब धीरू भाई अंबानी ने जो भी काम शुरू किए, उनके जाने के बाद दोनों भाइयों में ये काम बट गए। इनमें से अनिल अंबानी के पास में रिलायंस कम्युनिकेशन निकल करके आया। अनिल और मुकेश अंबानी के बीच में ये डिसाइड हुआ कि अनिल अंबानी टेलीकॉम, पावर और फाइनेंशियल सर्विसेज लेंगे, जो कि भविष्य के सेक्टर हैं। रिलायंस इन्फोकॉम भी जिसके अंदर शामिल था, जिसको बाद में रिलायंस कम्युनिकेशन नाम दे दिया गया था। आरकॉम का शुरुआत में सबसे बड़ा काम जो रहा वो था 2003 में इनका मानसून हंगामा, जिसमें इन्होंने मात्र 501 रुपए में फोन बेचना शुरू किया था और ऐसे में टेलीकॉम सर्विस जन जन तक पहुंचना शुरू हो गया था। इनकी जो सर्विसेज थी, उन सर्विसेज के चलते हर गरीब व्यक्ति, मतलब शुरुआत में जब ये ऑफर आया तो एक बार के लिए यकीन भी नहीं हुआ था कि इतने कम रुपए में किसी को मोबाइल हैंडसेट और मोबाइल पर बात करने के लिए कॉल्स की मतलब सुविधा मिल जाएगी। ये वो दौर था जिस समय अन्य जो सर्विसेज थी वो बहुत महंगी हुआ करती थी। ये जिस तकनीकी के माध्यम से आए थे उसमें सीडीएमए तकनीक थी, एक ऐसी तकनीक जिसमें फोन के अंदर सिम लगाना जरूरी नहीं था। एक फोन ही होता था जिसके साथ एक नंबर जुड़ा होता था। जैसे आज आपके फोन में सिम बदलते ही आपके फोन के साथ नंबर बदले जा सकते हैं, लेकिन सीडीएमए टेक्नोलॉजी के अंदर जो फोन है वो एक फिक्स नंबर के लिए ही यूज होगा। अगर आप उस नंबर को छोड़ते हैं तो वो फोन भी आपको छोड़ना पड़ेगा। इस सीडीएमए टेक्नोलॉजी को लेकर के जब ये लोग आए, मार्केट में जीएसएम टेक्नोलॉजी यानी कि जो सिम बेस्ड सर्विस है वो चल रही थी, लेकिन आप फोन बेस्ड सर्विस लेकर आए और मार्केट में तहलका मचा दिया। सीडीएमए सर्विस ही इनके लिए जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बनी, वही इनके लिए सबसे बड़ा नुकसान का कारण भी बनी। सीडीएमए तकनीकी के चलते इनका पहले धीरे धीरे मोबाइल भी बिकना शुरू हुआ और मार्केट के अंदर विस्तार होना शुरू हुआ। मार्केट के अंदर इन्होंने ऐसी पहचान बनाई कि 2006 में जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई तो वो 73 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। ऐसे में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी की कमाई हुई। मतलब निवेशकों का इनके ऊपर जबरदस्त विश्वास था। एक टेक्नोलॉजी जिसके अंदर ये लगातार निवेश करते जा रहे थे। लोग ये मान रहे थे कि जीएसएम को सीडीएम में पछाड़ देगा, लेकिन जो जीएसएम थी यानी कि जो ग्लोबल सिस्टम सर्विसेज थी, ये मार्केट के अंदर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनती चली जा रही थी। इसके चलते आरकॉम की जो मोबाइल सर्विसेज थी वो लोगों को अखरने लगी। मतलब धीरे धीरे कंपनी के द्वारा जो सीडीएमए सर्विसेज दी जा रही थी, लोगों को वो अखरने लगी। उन्हें रिलायंस का वही फोन रखना होता था। अच्छे फोन के साथ में सीडीएमए मिल नहीं रहा था और मार्केट के अंदर चूंकि वर्ल्ड वाइड जीएसएम को एक्सेप्ट किया जा चुका था, तो दुनिया भर के नए नए हैंडसेट जो हैं वो जीएसएम में आ रहे थे। तो जीएसएम के चलते सीडीएमए अपने आप को एग्जिस्ट नहीं करवा पाया, और जब नहीं करवा पाया तो ये एक मतलब एडिशनल फोन बन करके रह गया। लोग इससे विमुख होने लगे। हालांकि आरकॉम ने 2008 में जीएसएम में एंट्री लेने का प्रयास तो किया, लेकिन जब तक ये ऑलरेडी सीडीएमए के अंदर अपना बहुत सारा पैसा लगा चुके थे। सीडीएमए टेक्निक से आरकॉम को
जब जीएसएम में एंट्री करनी पड़ी तो इसमें पैसा बहुत खर्च हुआ। इसी बीच में कंपनी चूंकि बड़ा पैसा आईपीओ से कमा चुकी थी, इसने काफी सारे अधिग्रहण कर लिए, जैसे यूएस के अंदर एक फ्लैग टेलीकॉम, यिप्स का अधिग्रहण, साथ में पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस इंफ्राट्रेल जिसे कहा गया। इस तरह से इन्होंने काफी सारे इन्वेस्टमेंट कर डाले, जिसके चलते इन पर कर्ज लगातार बढ़ता चला गया। 2010 में आरकॉम ने 3G स्पेक्ट्रम नीलामी में 8500 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। मतलब धीरे धीरे ये 3G स्पेक्ट्रम में खर्च बढ़ाने लगे। ये वो दौर था जब 2G 3G के घोटालों का दौर चल रहा था। बाजार के अंदर, मार्केट में जो ट्रस्ट था वो बाजार खोता चला जा रहा था, और ये साथ ही साथ अपने खर्च बढ़ाते चले जा रहे थे। खर्च बढ़ते जा रहे थे, एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में जाने का प्रयास हो रहा था, जिसके चलते कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर घटता चला गया। एवरेज यूजर पर रेवेन्यू घटता चला गया। इस बीच में इन्होंने ट्राई किया 2011-12 के आसपास एयरसेल के साथ जुड़ करके उसकी नेटवर्क सर्विसेज को यूज करने का प्रयास किया। धीरे धीरे और अपने स्पेक्ट्रम्स को बढ़ाने के लिए जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सेल करने का प्रयास किया, लेकिन उसे रोक दिया गया। और रही सही कसर इन्हीं के भाई मुकेश अंबानी ने पूरी कर दी, जब वो जियो लेकर बाजार में उतर गए। जैसे ही 2016 के अंदर जियो बाजार में आया और 4G सर्विस लॉन्च करी, फ्री का डेटा शुरुआत में बांटा गया, लोगों को इतना तेजी से ट्रांसफर किया गया कि लोग चाहे वो सीडीएमए यूज कर रहे थे या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मोबाइल सर्विसेज, वो सब जियो की तरफ दौड़ने शुरू हुए। तो अपने छोटे भाई के चलते, ये जो मुकेश अंबानी के चलते अनिल अंबानी को दिक्कत हुई। परिणाम ये निकलने लगा कि 2017 तक एयरसेल के साथ जो इनका मर्जर था वो भी प्लान नहीं हो पाया, फाइनेंशियल दिक्कतें उसमें साझा होती गई। 2017 में इनको मजबूरन अपनी वायरलेस सर्विसेज को बंद करना पड़ा। हालात यहां तक आ गए कि आरकॉम को अपनी संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने का प्लान पेश करना पड़ा। इनके ऊपर कर्ज बढ़ते बढ़ते 45,000 करोड़ तक पहुंच गया। जो इनके जॉब्स थे वो 94% तक कम कर दिए गए। मार्केट में इनकी हिस्सेदारी 10% से भी कम रह गई। कंपनी पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए का 2009-10 में कर्ज था, जो मात्र 10 साल में बढ़कर के 45,000 करोड़ तक पहुंच गया। इसका कर्ज बढ़ता चला जा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए इन्होंने टावर सर्विसेज जो थी, जैसे ब्रुकफील्ड का जो था, उसको टावर बिजनेस बेचने का सौदा किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। जियो को स्पेक्ट्रम और फाइबर एसेट्स बेचने का प्लान किया, वो भी आंशिक रूप से ही सफल रहा। इन सारे फेलियर्स के चलते 2019 में आरकॉम ने दिवाला और दिवालियापन संशोधन अधिनियम के तहत अपना स्वैच्छिक दिवालियापन घोषित कर दिया कि सर, संहिता के तहत इन्होंने स्वैच्छिक दिवालियापन घोषित कर दिया कि सब हम पैसे नहीं चुका पाएंगे। ये पैसा ना चुका पाना बहुत से लोगों के लिए अखरा, जैसे बैंक थी, एरिक्सन नाम की एक कंपनी थी, चाइना डेवलपमेंट बैंक थी, इन सभी लैंडर्स के पैसे अटक गए। इनमें से एरिक्सन नाम की कंपनी ने 550 करोड़ रुपए का भुगतान इनसे मांगा। इस भुगतान को चुकाने के लिए इनके भाई ने इनको 450 करोड़ रुपए का बेल आउट पैसा दिया कि लो बेटा इसको दो और इससे जेल जाने से बचो। तब जाकर के ये उस पैसे को चुका करके जेल जाने से बचे थे। हालांकि धीरे धीरे यहां तक तो खेल सारा खत्म हो गया। इसके बाद में अनिल अंबानी इस पूरे धंधे को बैंकरप्ट घोषित करके नए धंधों के अंदर अपना हाथ आजमाने लगे, जिनमें से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर शामिल हैं। साथ में इन्होंने क्लीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर को भी अपना फील्ड के रूप में चुना। विचार करने की बात है कि एक व्यक्ति जो ऑलरेडी 45,000 करोड़ के कर्ज में था, दिवालिया हो चुका था 2019 में, वो व्यक्ति अभी भी अगर चल रहा था और नए काम में एंट्री कर रहा था, तो यह देखने वाली बात होगी कि कैसे संभव है एक देश में जहां 45,000 करोड़ का कर्ज लिया आदमी बैंकरप्ट घोषित करता है, उसके बाद भी डिफेंस सेक्टर जैसी चीजें, क्लीन एनर्जी जैसा सेक्टर उस आदमी को दे दिया जाता है। उसकी साख पर कोई प्रश्न खड़े नहीं होते, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पावर प्रोजेक्ट को साथ दे दिया जाता है। ये बिना किसी सरकारी सहायता के संभव नहीं हो सकता। ये अपने आप में एक बड़ी रिसर्च का विषय है रिलायंस का, कि कैसे ये व्यक्ति इतने फेलियर्स के बावजूद इतना सारा काम पाने में कामयाब रहा। खैर, फिलहाल के लिए रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू एनर्जीज 350 मेगावाट सोलर उत्पादन क्षमता और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए उसको एक कंपनी आवंटित कर दी गई। ऐसे ही रिलायंस एनयू सनटेक ने हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एशिया की सबसे बड़ी एकीकृत सौर और बीईएसएस योजना विकसित करके 25 साल बिजली खरीद का समझौता कर लिया। मतलब ये एक धंधा बंद करके नए धंधे में एंट्री कर जाता है और उसमें फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगता है।
लेकिन जिस धंधे को ये बंद करके आए थे 45,000 करोड़ का कर्ज था, तो वो कर्ज किसी से तो लिया होगा, वो कर्ज बैंकों से ही था। उनमें से एसबीआई बाहर निकल कर आती है और बैंक ने 23 जून 2025 को इन्हें एक लेटर लिख करके कहा, जो इनको 30 जून को मिला, और कहा कि आप लोगों ने जो हमसे कर्ज लिया था, एसबीआई ने कंपनी के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट करने और अनिल धीरूभाई अंबानी का नाम आरबीआई को रिपोर्ट करने का फैसला किया। ऐसा एक पत्र इनको सौंप दिया जाता है। कहा जाता है कि 2016 में एसबीआई ने मतलब इनको जो पैसे दिए थे, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्होंने पाया, फॉरेंसिक ऑडिट, और उसके बाद पाया कि कंपनी ने अपने फंड का दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग क्या होता है भाई? जो इनको कर्ज का पैसा दिया गया था, उस कर्ज के पैसे को इस कंपनी ने अपने ही और कंपनियों को बांट दिया। आरकॉम ने जो लोन मिले थे वो कंपनी ने दिवालियापन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही लिए थे, और उन पैसों को इसने कुछ इस तरह से बांट दिया। कैसे बांट दिया? तो एसबीआई ने बताया है कि इसके 31,580 करोड़ का जो इसे लोन मिला, उसमें से 13,667 करोड़ तो इसने कर्ज से कर्ज चुकाने में यूज कर लिया। कि भाई इसके ऊपर कर्ज बहुत था, तो 45,000 करोड़ का कर्ज था, तो उसमें से 13,667 करोड़ रुपए एक और कर्ज से लेकर कर्ज चुका दिया। तो दूसरा, 12,692 करोड़ रुपए अपने जो पे कनेक्टेड पार्टीज थी, उन लोगों को चुकाने का काम कर दिया। मतलब एक तरह से ऐसे समझकर देखिए कि जो और कंपनियां इसी के साथ जुड़ी थी, जैसे इसके पास ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं, पावर है, डिफेंस है, क्लीन एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अपने ही कंपनियों को यह पैसा बांट दिया कि तुमने इस कंपनी को लोन दिया था, लो इस कंपनी से पैसा। तो एक तरीके से रिलायंस का जो कम्युनिकेशन था, उसके दम पर तो लोन मांगा गया, और उस लोन को अपनी और कंपनियों को बांट दिया गया कि तुमने भी इस कंपनी को पैसा दिया था, ये तुम लोग तो पैसा ले जाओ, और उसके बाद मैं अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दूंगा। मतलब इस व्यक्ति ने अपने कर्ज में से 13,667 पुराने कर्ज चुकाने में, 6,265 बैंकों का लोन चुकाने में, और 5500 करोड़ रुपए कुछ ऐसे पक्षों को भुगतान करने के लिए दे दिए जो स्वीकृत उद्देश्यों से जुड़े भी नहीं थे। 5500 करोड़ रुपए मतलब जिनका लोन से कोई लेना देना नहीं था, उनको भी चुपका दिला दिया। और पैसे को इस तरह से घुमाया गया कि आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि पैसा ओरिजिनेट कहां से हुआ था। मतलब पैसा कहां से कहां तक गया था, यह किसी को पता नहीं चला। ऐसे में कंपनी ने बहुत ही जटिल प्रक्रिया से बैंक के लोन का दुरुपयोग किया। देना बैंक और आईआईएफसीएल के लोन का भी दुरुपयोग किया गया। गंभीर तरीके से फंड का डाइवर्जन हुआ, और इस फंड के डाइवर्जन में रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, आरसीआईएल, नेटिजन, रिलायंस वेब स्टोर जैसी कंपनियों का नाम शामिल हुआ। मतलब ये पूरा की पूरा इस व्यक्ति ने कर्ज लेकर के अपनी और कंपनियों को बांटकर खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। तो एक तरह से एक कंपनी बंद करके और कंपनियों को मालामाल कर दिया। इसी चीज पर एसबीआई जांच कर रही थी। दिसंबर 2023, मार्च 2024, सितंबर 2024 में इसको कई बार कारण बताओ नोटिस भी दिया गया। कंपनी से जवाब भी मांगे गए। कंपनी यह बताने में विफल रही कि उसने ऋण की शर्तों को क्यों तोड़ा, क्यों इसके खातों में असंचालन की स्थिति देखी गई। एसबीआई ने धोखाधड़ी पहचान समिति में अंतिम निर्णय लेते हुए फिर यह बात आरबीआई को बताने का निर्णय लिया। अब सवाल यह आता है कि साहब इससे मतलब क्या निकाला जाए, कि अब क्या हो जाएगा। तो देखिए बात यह है कि जब यह बात गलत तरीके से पता चल चुकी है, तो एसबीआई आरबीआई को यह रिकमेंड कर सकती है कि इस व्यक्ति के नाम पर भविष्य में कोई भी लोन ना दिया जाए, और इस व्यक्ति के ऊपर फाइनेंशियल धोखाधड़ी की जांच की जाए। आरबीआई डिसाइड करती है कि अब वो इस व्यक्ति के ऊपर जांच बिठाती है या नहीं बिठाती है। एसबीआई द्वारा ये लोन कॉर्पोरेट दिवालिया जो समाधान प्रक्रिया है, उससे पहले ही शुरू होने की अवधि में दिए गए थे। ऐसे में इनका कहना है, रिलायंस कम्युनिकेशन का कहना है कि हमारे ऊपर जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का काम शुरू हुआ, उससे पहले ही ये सारा मामला हो लिया था। उसके बाद तो हमें राहत मिल गई, हमारे ऊपर ये सवाल बनते ही नहीं है, हम तो इंसॉल्वेंट घोषित कर दिए गए थे। एसबीआई हमारे इंसॉल्वेंट घोषित होने से पहले के काल की बातें खोजकर ला रही है। चूंकि हम दिवालिया हो चुके हैं, दिवालिया का मतलब अब हम आपको लोन चुकाने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप हम पर यह सवाल लाद ही नहीं सकते। हम तो घोषित हो गए कि हम तो पैसे के बिना हैं, कंगाल हैं। सवाल समझने का यह है कि जो व्यक्ति कंगाल घोषित हुआ वो तो अभी भी सरवाइव कर रहा है।
कंपनी बंद होती है लेकिन उस व्यक्ति का कारोबार देश में यूं ही बढ़ चढ़कर चल रहा है। सवाल फिर से वहीं खड़ा है और वो ये है कि इंसॉल्वेंट कंपनी हुई तो कंपनी से जुड़े व्यक्ति के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या? अगर कंपनी से ऊपर जुड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं थी तो इस देश में ना जाने अभी कितने और फ्रॉड ऐसे हैं जो खुलकर सामने आने का इंतजार ही कर रहे हैं, क्योंकि बैंक अपनी पैसे की भरपाई के लिए इन सब चीजों पर प्रयास करती रहेंगी। एक व्यक्ति जिसे लोन का इंतजार रहता है, एक व्यक्ति जिसे बैंक की तरफ हमेशा इसलिए देखना पड़ता है कि बैंक कभी उसकी तरफ देखेंगी कि उसको सस्ते दरों पर लोन मिल जाए, उसके लिए भी काम का पैसा बैंक दे पाए, वो कभी हो नहीं पाएगा। और ऐसे में ये लोग बैंकों पर चूना लगाकर भागते रहेंगे। खैर, फिलहाल के लिए रिलायंस के ऊपर जो भी जांच है, एसबीआई की बात देखनी होगी कि आरबीआई उसे कैसे मानती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।